हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। आईपीओ क्या होता है और लोग कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करके ढेर सारा पैसा बनाते हैं। दोस्तों, हमने IQ स्मार्ट की स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में समझा था कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड्स रेज करती है तो वो ऐसा आईपीओ के थ्रू करती है। अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी देख लें, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीओ को डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज पब्लिक क्यों जाती है, मर्चेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकर की आईपीओ में क्या भूमिका होती है, आईपीओ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, आईपीओ से जुड़े कुछ खास शब्द, रिसेंट आईपीओज इन इंडिया एनालिसिस, हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ और लास्ट में हम करेंगे शॉर्ट रिवीजन। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आइए फिर शुरू करते हैं। आईपीओ क्या होता है? दोस्तों, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपने शेयर्स बेच के फंड्स रेज करती है तो इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दोस्तों, आईपीओ को लीगली लॉन्च करने के लिए कंपनीज को कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे अभी आप जानने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनीज पब्लिक से फंड्स रेज क्यों करती है। आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी आखिर पब्लिक क्यों जाती है, कंपनी को क्या फायदा है पब्लिक जाने से। आइए हम जान लेते हैं, और इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। 5 पॉइंट्स के जरिए मैं आपको ये समझा दूंगा कि आखिर कंपनी पब्लिक क्यों जाती है। आइए, तो पहली पॉइंट यहां लिखी हुई है, इट रेज फंड्स टू मीट कैपेक्स रिक्वायरमेंट। कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसे मिल जाते हैं। अरे यार, अब ये कैपेक्स कौन सी बला है, समझा रहा हूं। तो जो खर्चे कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपैंड करने में या उसे और बेहतर बनाने में आते हैं, तो उस खर्चे को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में कहते हैं कैपेक्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है अवॉइड द नीड टू रेज डेट। कंपनी यार कर्ज लेने से बच जाती है, कंपनी डेट लेने से बच जाती है, और डेट के इंटरेस्ट से बचने के बाद प्रॉफिट के तौर पर कंपनी के पास ज्यादा पैसे बचते हैं। और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट के तौर पर ज्यादा पैसे बचते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। वाओ, अच्छा तरीका है, मतलब इनका फायदा ही फायदा। ये लोगों में रिस्क भी बांट देते हैं और डेट लेने से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, When the companies goes public, the promoters are actually spreading their risk amongst a large group of people. तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो वो काफी सारे लोगों में अपने रिस्क को बांट देती है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो प्रोमोटर की तरह आपके पैसे भी रिस्क में आ जाते हैं, क्योंकि जब आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है ना, तब आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी अपने बिजनेस में कैसा कर रही है। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लिया ना, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस से आपका भी जो पूंजी है, आपकी भी जो कॉर्पस यानी कि जो आपकी पूंजी है, उसकी लिंकिंग हो जाती है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट आपका भी होगा, अगर कंपनी लॉस करेगी तो लॉस आपका भी होगा। तो इस तरह से पब्लिक जाने से प्रोमोटर रिस्क जो अपना है वो लोगों में बांट देते हैं, ठीक है, और कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं। ओके, अब जो 4th पॉइंट है जिस वजह से कंपनी पब्लिक जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोवाइड्स एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। तो पब्लिक आने से पहले यानी कि आईपीओ लॉन्च करने से पहले जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वे आराम से इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और कोई भी उनके शेयर को खरीद या बेच सकता है, तो आसानी से जो इस कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आईपीओ के आने से पहले कंपनीज में बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और भी बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। तो वे सारे लोग एक बार जब कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो जाती है तो वे लोग इस निवेश से बाहर निकल सकते हैं और अपने पैसे को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लेने का।
लेकिन वो एग्जिट तभी लेंगे जब उन्हें ये लगेगा कि कंपनी में पोटेंशियल नहीं है, वे अपने बिजनेस को शायद फ्यूचर में नहीं चला पाएगी, तभी ये लोग निकलेंगे। और अगर इन्हें लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, इसके पास पोटेंशियल है और इसका बिजनेस प्लान जो भी है ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हिट होगा, ब्लॉकबस्टर रहेगा, तो अभी इस कंपनी में बने रहना बुद्धिमानी होगी। तो अगर इस कंपनी में ये बने रहते हैं जो अर्ली इन्वेस्टर्स है और कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाती है, तो इसकी शेयर्स की प्राइस भी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा यानी कि पब्लिक से भी ज़्यादा मुनाफा होगा अर्ली इन्वेस्टर्स का। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स विजिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? विजिबिलिटी क्या इंप्रूव होती है कंपनी की, कैसे होती है वो भी आप देख लीजिए। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। पब्लिक लिस्टिंग के बाद कंपनी का नाम बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे शेयर्स में पब्लिक की हिस्सेदारी होती है और लोग उसे खरीद बेच सकते हैं और लोग इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं, ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं, जिससे कि आईपीओ लाने से कंपनी की मार्केटिंग भी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं पब्लिक जाने का कितना फ़ायदा है, कंपनी की ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जा रही है। अब जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और इसमें अगर अच्छी लिक्विडिटी रही ना, तो इसमें ट्रेड भी होगा और ये कंपनी का नाम फेमस होगा, लोगों के जुबान पर इस कंपनी का नाम बार बार आएगा, तो इस कंपनी की मार्केटिंग भी हो जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कंपनी पब्लिक क्यों जाती है, इन 5 पॉइंट्स का ले लीजिए। तो ले लिया, अब आगे बढ़े। अब आगे हम ये जानेंगे कि आईपीओ में मर्चेंट बैंकर्स यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की क्या भूमिका होती है। आइए हम इसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि आईपीओ लाने में मर्चेंट बैंकर का क्या रोल होता है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का फैसला करती है तो उस कंपनी का सबसे पहले काम यह होता है कि किसी मर्चेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करना। तो किसी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने के बाद आईपीओ की कुछ जरूरी प्रोसेस होती है जो कि कंपनी को मर्चेंट बैंकर के साथ मिल करके करना होता है। अब मर्चेंट बैंकर के साथ मिल करके कंपनी जो भी आईपीओ के प्रोसेस में करती है, दोस्तों वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सिंपल में थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार आप वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा, ठीक है। देखिए मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके जब कंपनी आईपीओ लाने का प्रोसेस को आगे बढ़ाती है तो ये सब भी देखना होता है कि कंपनी ने कानून के हर नियम का पालन किया है, यानी कि कंपनी कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं कर रही है। क्या कंपनी ने जो भी पेपर्स बनाए हैं, कंपनी ने जो किया है, क्या वो हर कानून के नियम से कर रही है। फिर कंपनी को बनाना होता है मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसे शॉर्ट में हम DRHP भी कहते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम कुछ ही देर में डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इसके थ्रू कंपनी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाती है अपने कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी के कुछ जरूरी रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर से शेयर अंडरराइट करना, फिर से आपका होता है प्राइस बैंड तय करना। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने जाते हो तो आपको उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए प्राइस बैंड दिखती है। हाँ, तो ये प्राइस बैंड क्या होता है जो कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर तय करती है, आइए देखते हैं। प्राइस बैंड का मतलब होता है शेयर प्राइस की अपर एंड लोअर लिमिट जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक जा रही है। हाँ, तो जब कंपनी अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय करती है तो इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 1560 रुपीज से लेकर के 1873, तो ये दोनों के प्राइस के अंदर ही आपको बिड लगानी होती है, बोली लगानी होती है। तो ये दोनों के प्राइस के अंदर आप किसी भी प्राइस पर बोली लगा सकते हैं। तो कंपनी के लिए प्राइस बैंड तय करना जरूरी हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार प्राइस बैंड का मतलब अच्छे से समझा दे रहा हूँ। प्राइस बैंड का मतलब होता है कि आईपीओ लाने के लिए शेयर प्राइस की अपर एंड लोअर लिमिट तय करना, जिससे कि पब्लिक ये देख पाए कि हमें किस प्राइस पर बोली लगानी चाहिए। आप इसमें से लेके यहाँ तक किसी भी प्राइस पर बोली लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा नंबर वाले यानी कि जो इसकी
अपर लिमिट है। अगर आप इस पे बोली लगाते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। हो सकता है कि मैंने अभी आपको जो भी कहा आपके सर से ऊपर गया हो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को आप देखते रहिए, आगे आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर जो काम है इनका रोड शो बनाना, जैसे कि प्रमोशनल कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कंपनी के आईपीओ के लिए, रोड शो के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे किसी अदर इंटरमीडिएट्स को अपॉइंटमेंट करना, जैसे कि रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। तो मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर कंपनी ये सब तय करती है। और जब एक बार कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ पार्टनरशिप कर लेती है तो कंपनी की आईपीओ लाने की आगे की प्रोसेस अच्छे से चालू हो जाती है। अब आइए हम आईपीओ से जुड़े कुछ खास शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए तो दोस्तों, आइए अब हम आईपीओ से जुड़ी कुछ खास घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी, अगर आप आईपीओ के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो भी। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट काम होती है किसी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना। कोई भी कंपनी आईपीओ लाने के लिए मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट क्यों करती है, अब आपको इसके बारे में पता है। फिर है अप्लाई टू सेबी विथ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। दोस्तों, सेबी का मतलब है, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट के लिए। जैसे आप मान लीजिए बैंक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है, बैंक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। उसी तरह स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। तो कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है तो उसे सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देना होता है, जिसमें कंपनी सेबी को बताती है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, वो आईपीओ लाने के बाद क्या करेगी, और अभी इस वक्त कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो ये सब चीजें कंपनी को सेबी को बताना पड़ता है। फिर से कंपनी को जारी करना होता है DRHP, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आइए इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी होती है, जैसे कि आईपीओ की एस्टिमेटेड साइज कितनी है, कितनी बड़ी आईपीओ ला रही है कंपनी इस बार, और कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसमें कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे, ये जानकारी भी DRHP में होती है। फिर आपका कंपनी पब्लिक में क्यों जाना चाहती है, पब्लिक से फंड्स रेज करने के बाद कंपनी उन पैसों का क्या करेगी, उसे कैसे इस्तेमाल करेगी, तो ये सब कंपनी को ठीक से बताना होता है। और फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंपनी को ये भी बताना होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, और कंपनी की एक्सपेंडिचर डिटेल्स, यानी कि कंपनी की जो खर्चे होते हैं उसके डिटेल्स भी कंपनी को बताने होते हैं। फिर कंपनी को अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बताने होते हैं, जिसमें आपको कंपनी का रेवेन्यू और उसके प्रॉफिट को देखने का मौका मिलेगा। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो उससे जो कंपनी को पैसे आते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और जब कंपनी के पास रेवेन्यू आ जाती है तो कंपनी का पहले जो भी खर्च हुआ था, यानी कि मार्केटिंग में अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद, तो वो सारे खर्च को माइनस करने के बाद जो नंबर निकलता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, तो ऐसे सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को जारी करने होते हैं। फिर से आपका कंपनी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कंपनी को इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करनी होती है। और फिर से कंपनी को ये भी बताना होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ही ना कंपनी अच्छा से चल पाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छे से कंपनी की एनालिसिस करनी चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी रेवेन्यू कैसी है, उसकी प्रॉफिट कैसी है। कंपनी के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखने चाहिए, जिससे कि आपको यह पता चल पाएगा कि क्या मुझे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही आप किसी की भी बात सुन के तुरंत आईपीओ में इन्वेस्ट करने मत चल जाना, अपनी भी रिसर्च करना। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना डिटेल में सब समझा रहा हूँ कि जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने जाए
तो आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर पाए। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर करना रिसर्च किसी भी कंपनी की, जब भी आप कोई कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करते हो तब। ओके, तो दोस्तों ये था आपका आईपीओ से जुड़े कुछ जरूरी इवेंट्स। और भी कुछ जरूरी चीज़ बाकी है जो अभी मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, और मैं उसे लिख के अभी आपको समझा रहा हूँ, तो उसे भी आप जरूर समझ लीजिए। आइए, मार्केट द आईपीओ, कंपनी के आईपीओ से जुड़े विज्ञापन जारी करना जिससे लोगों को आईपीओ के बारे में पता चल सके। इसी काम को रोड शो भी कहते हैं। प्राइस बैंड तय करना, कंपनी बाजार की उम्मीदों से बहुत अलग प्राइस बैंड नहीं बना सकती है, नहीं तो लोग इसे सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसका मतलब है कि अप्लाई नहीं करेंगे। बुक बिल्डिंग, रोड शो पूरा हो जाने के बाद और प्राइस बैंड तय होने के बाद कंपनी को कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्रिप्शन खोलना होता है जिससे लोग इशू में पैसे लगा सके। मान लीजिए कि प्राइस बैंड 140 रुपये से 160 रुपये का है, तो बुक बिल्डिंग से पता चल जाएगा कि लोग किस कीमत पर पैसा लगा रहे हैं, कौन सी कीमत उन्हें सही लग रही है। इस सारी जानकारी को जमा करना ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे सही कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। क्लोजर, बुक बिल्डिंग पूरा हो जाने के बाद शेयर की लिस्टिंग कीमत तय की जाती है। ये कीमत आमतौर पर वो कीमत होती है जिस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन या अर्जी आई हो। लिस्टिंग डे, इस दिन कंपनी का शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। लिस्टिंग कीमत उस दिन की शेयर की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है। इसके बाद शेयर अपने कट ऑफ प्राइस से प्रीमियम पार या डिस्काउंट पर लिस्ट होता है। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब तक आईपीओ का इशू खुला रहता है तब तक इन्वेस्टर्स आईपीओ के प्राइस बैंड के भीतर अपनी पसंद की कीमत पर शेयर के लिए बोली यानी कि बीड कर सकते हैं। तब तक इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। लेकिन जैसे ही शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तो कोई भी शेयर को खरीद और बेच सकता है, इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसके बाद शेयर की खरीद बिक्री रोजाना होने लगती है। अब आइए अब हम आईपीओ से जुड़े कुछ खास शब्दों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए कि कंपनी पब्लिक को 1 लाख शेयर बेचना चाहती है, लेकिन बुक बिल्डिंग के दौरान पता चलता है कि सिर्फ 90,000 शेयरों के लिए ही बिड आए हैं, तो कहा जाता है कि इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। ये कंपनी के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे में ये माना जाएगा कि पब्लिक को इशू पसंद ही नहीं आया। ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर 1 लाख शेयरों के इशू के लिए 2 लाख बिड आ गए हो तो कहा जाता है कि इशू दुगना ओवर सब्सक्राइब हो गया। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, कई बार कंपनियां प्राइस बैंड की जगह शेयर की कीमत तय करके आईपीओ लाती है, तो इसे फिक्स्ड प्राइस आईपीओ कहते हैं। प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस, प्राइस बैंड उस दायरे को कहते हैं जिसके अंदर शेयर जारी किए जाते हैं। मान लीजिए कि प्राइस बैंड 120 रुपये से 150 रुपये का है और इशू बंद होने पर शेयर की कीमत 140 तय होती है, तो 140 रुपये को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। तो आइए अब हम इंडिया में आए कुछ रीसेंट आईपीओ की एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की रीसेंट आईपीओ चेक करने के लिए मैं आया हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। तो आप भी मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे इंडिया की रीसेंट आईपीओ चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो अभी रिसेंटली आईपीओ आए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो आईपीओ है वो है एजीएस ट्रांजैक्ट, और ये कंपनी जो है 31 जनवरी को एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है और इसकी जो इशू प्राइस है वो है 175 रुपीज़। और आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में जिसने अप्लाई किया होगा तो उसका घाटा हुआ है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन माइनस में है -7.83। तो जिसने भी इसके आईपीओ में अप्लाई किया होगा और जिसे भी इनके आईपीओ में अलॉटमेंट मिली होगी तो उन्हें 7.83% का लॉस हो रहा होगा। अब जैसे देखिए यहाँ है फेबिनो लाइफ, तो फेबिनो लाइफ की इशू प्राइस थी 36 रुपीज़ और ये 13 जनवरी को लिस्ट हुई एक्सचेंज पर और इसकी जो लिस्टिंग गेन है वो है 12.08%। तो जिसने भी इसके आईपीओ में अप्लाई किया होगा और अगर उससे अलॉटमेंट मिली होगी तो उसे 12.08% का फ़ायदा हुआ होगा। और भी यहाँ कई सारी कंपनीज़ है जिसमें काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CMP, यहाँ पे एजीएस ट्रांजैक्ट,
कि इशू प्राइस थी 175 और ये 31 जनवरी को लिस्ट हुआ, जहां पे लिस्टिंग गेन माइनस में है और इसका अभी CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 166.60। तो इसमें तो लॉस हो गया। और आप आगे देख सकते हैं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं, सुप्रिया लाइफ साइंस। तो इसका इशू प्राइस था 274 रुपीज़ और ये 28 यानी कि 28 दिसंबर को लिस्ट हो चुका है मार्केट में। और लिस्टिंग के बाद यहाँ पे 42.46% का लोगों को लिस्टिंग गेन मिला है, यानी कि जिन लोगों ने इनके IPO में अप्लाई किया होगा और उन्हें अगर अलॉटमेंट मिल गई होगी तो उन्हें 42.46% की रिटर्न मिली होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल यहाँ पे तेजा इंडस्ट्रीज़, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे खासी रिटर्न मिले होंगे लोगों को 60.15% की। तो ऐसे ही आप इंडिया की रिसेंट IPOs इस मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो IPO क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, रुकिए अभी लोड ले रहा है। तो ABS ट्रांजेक्ट और अडानी विल्मर, तो ABS ट्रांजेक्ट और अडानी विल्मर की IPO क्लोज हो चुकी है। इसकी इशू प्राइस आपको यहाँ दिख जाएगी, इसकी इशू साइज आपको यहाँ दिख जाएगी, लॉट साइज आपको यहाँ दिख जाएगा। दोस्तों ये लॉट साइज को लेके आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लॉट साइज का मतलब है कि जब भी आप IPO में अप्लाई करते हो तो IPO में जो आपको शेयर्स मिलते हैं ना, वो लॉट में मिलते हैं और लॉट में उस कंपनी के शेयर्स होते हैं और एक से ज़्यादा शेयर्स होते हैं। तो आपको IPO में अगर अप्लाई करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉट में ही उस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, यानी कि आपको 14 से 15,000 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं एक लॉट के लिए, इतने तो नहीं पड़ते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि हम IPO में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप IPO में घर बैठे ही अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा आप कैसे करेंगे आइए हम इसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हूं, और अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे ही किसी IPO में भी अप्लाई कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें और उस लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आज ही खुलवाएं। तो दोस्तों आपको अपस्टॉक्स में ये इन्वेस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है, और इन्वेस्ट वाले सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ व्यू ऑन गोइंग IPO में क्लिक करते हो, मैंने क्लिक किया है अभी, तो यहाँ पे जो IPO अभी चल रहे हैं, मतलब जस्ट जो अभी चल रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे मतलब डिटेल मिल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो वेदांत फैशंस लिमिटेड, इसकी IPO शायद अभी चल रही है, नहीं इसकी IPO 4 तारीख से चलेगी, यानी कि 4 तारीख से इसकी IPO चलेगी और 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। और इसकी आप डिटेलिंग यहाँ देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पर आप देखो कि 17 मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि एक लॉट में 17 क्वांटिटी आपको मिलेगी। और यहाँ इसकी प्राइस रेंज है, यानी कि प्राइस बैंड इसी को बोलते हैं, 824 रुपये से लेकर 866 रुपीज़ तक की इसकी प्राइस रेंज है। तो इनके बीच में आप अपनी बोली लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए, देखिए दोस्तों आपको IPO में अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर IPO ओवर सब्सक्राइब्ड होने लगता है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस और भी कम हो जाती है दोस्तों, फिर ये लॉटरी सिस्टम के जैसा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको IPO में अलॉटमेंट मिले तो आपको अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के डीमैट अकाउंट खुलवाने होंगे, और उन सब के डीमैट अकाउंट से आपको IPO में अप्लाई करना पड़ेगा। और आप जिस प्राइस पर IPO में अप्लाई करेंगे ना, तो वो ये 866 यानी कि जो हाईएस्ट प्राइस है ना, वो प्राइस पे आप बोली लगाना। ऐसा करने से IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि 4 फरवरी को ये IPO शुरू हो रहा है, और ये IPO आपका ख़त्म हो जाएगा 8 फरवरी को। और इस IPO में अलॉटमेंट की शुरुआत हो जाएगी 11 फरवरी को। और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इस IPO में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 14 फरवरी को आपको आपके पैसे वापस से रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जितने भी पैसे आपके लगे हैं इस IPO में अप्लाई करने के लिए, वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे।
अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है, यानी कि जब आपको शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे वो है 15 फरवरी। और ये आईपीओ यानी कि जिस कंपनी की आईपीओ है वो 16 फरवरी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई आईपीओ में आप क्लिक करके ये देख पाओगे कि आपने किन किन आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पास्ट आईपीओ में क्लिक करता हूँ तो जितने भी पास्ट आईपीओ है, जितने आ चुके हैं, रिसेंट आईपीओ आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसकी आईपीओ के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की थी। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, तो ये सब आईपीओ आ चुके हैं और ये सब लिस्ट भी हो चुका है। अब यह देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इशू क्वांटिटी। तो ये सब इतने सारे शेयर है और इतने सारे शेयर का एक लॉट है। तो मैंने आपको कहा है कि आपको आईपीओ में अगर अप्लाई करना है तो आपको लॉट में अप्लाई करना होता है, यानी कि आपको मिनिमम 1 लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा उस कंपनी की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए अपस्टॉक्स में। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा, आइए इसे हम एक बार शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आइए हम करते हैं शॉर्ट रिवीजन कि हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या सीखा। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कंपनियां पब्लिक इसलिए जाती है ताकि वो पब्लिक से फंड रेज कर सके और जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वे इस इन्वेस्टमेंट से, जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उससे एग्जिट ले सके। और इससे क्या होता है कि कंपनी की विजिबिलिटी भी बढ़ती है मार्केट में, इसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक होने लगती है, लोगों की जुबान पे कंपनी की नाम आने लगती है। और फिर कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करती है आईपीओ की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। फिर सेबी आईपीओ मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी होती है आरबीआई, वैसे ही स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी। तो सेबी ये डिसाइड करता है कि कंपनी पब्लिक जाएगी या नहीं। अगर कंपनी को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल जाती है कि तुम आईपीओ ला सकते हो, तभी कंपनी आईपीओ ला सकती है। अगर सेबी की तरफ से कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी नहीं दी जाती है तो कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगी। फिर से, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप भी आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की डीआरएचपी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिसमें कंपनी की कुछ ज़रूरी डिटेल होती है। मैंने ये वीडियो इतना डिटेल में केवल इसलिए बनाया ताकि जब भी आप कभी किसी आईपीओ में अप्लाई करो तो आपको पता हो कि आपको कैसी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए और आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो कभी भी केवल किसी की बात सुन के ही आईपीओ में अप्लाई ना करें, आप भी खुद से कंपनी की अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। ओके, फिर इंडिया में जितने भी ज़्यादातर आईपीओ है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं अपनी आईपीओ की मार्केटिंग के लिए। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुक गए ना तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं वैल्यूबल कंटेंट डालते रहता हूँ। और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।